हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंड एजुकेशन में। तो पिछले दिन हार्ड चैलेंज में हमारा डे नंबर 27 है। यानी हम पटवार वीडियो ट्रीटमेंट्स फोर्थ ग्रेड के जो बैच चला रखा है या जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हमारा आज 27वां दिन है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं, हम पिछले दो वीडियो हमने 3 वीडियो में बात की है 9th और 10th वाली बुक में, जिसमें हमने सभ्यताओं के क्वेश्चन देखे हैं और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्वेश्चन देखे हैं। और कल हमने टॉपिक किया था राजाओं के, जिसमें बप्पा रावल ने पढ़ लिया, हमें जैत्र सिंह को पढ़ लिया, हमने रतन सिंह को पढ़ लिया और कुंभा को पढ़ लिया। ठीक है, यानी हम कुंभा की कल लास्ट वीडियो पे हम बात करके गए थे। यानी उनके आधार पर मैंने आपको वन लाइनर या एमसीक्यू बताए थे कि कुंभा के कुछ बारे में टॉपिक बताया। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आप आगे बात करते हैं कि आगे हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, उनकी बात करते हैं। ठीक है, यानी हमने कल कुंभा तक पढ़ लिया था। कुंभा के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि कुंभा की 32 किले कुंभा क्या करवाए थे, यानी 32 किलो क्या करवाई थी, 84 में से 32 किले किसने बनवाए थे, तो मेवाड़ में कुंभा से 84 में 32 किले किसने बनवाए थे, तो कुंभा ने बनवाए थे। कुंभा की हमने कुछ बुकें पढ़ी है। ठीक है, कुंभा के युद्ध पढ़े हमने, तो कुंभा के बारे में उतनी बातें हमने कर ली है। ठीक है, आज हमारा अगला नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, कुंभा के आगे वाले राजाओं को हमें पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कुंभा के आगे वाले राजा की बात करते हैं तो कुंभा के अगले वाले राजा आता है साहंगा, यानी राणा साहंगा। वही राणा साहंगा जिसके 80 घाव लगे थे, उसी राणा साहंगा की आज हम बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, वही वन लाइन है 10th वाली बुक से हम उठाएंगे। ठीक है, हमारी आज की जो पहली लाइन है वो कौन सी है कि इतिहास में राणा सांगा का किस उपनाम से जाना जाता है, यानी इतिहास में राणा सांगा को किस उपनाम से जाना जाता है, यानी राणा सांगा। ठीक है, यानी आज हम राणा सांगा के सांगा वाला वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो राणा सांगा को इतिहास में किस उपनाम से जाना जाता है, तो आपको बता देना है हिंदूपत। ठीक है, यानी राणा सांगा को किस नाम उपनाम से जाना जाता है, तो हिंदूपत के उपनाम से जाना जाता है। किसको, राणा सांगा को हिंदूपत मान ले। हिंदुओं को जो हिंदुओं का जो गामी होता है उसे क्या कहता है, हिंदूपत कहा जाता है। ठीक है, यानी राणा सांगा को ये उपनाम या उपाधि दी गई है राणा सांगा को कि हिंदूपत उसको कहा जाता है। ठीक है, आगे इनकी बात करते हैं। तो राणा सांगा में मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही होती है कि राणा सांगा की जो युद्ध है ना, उनकी हम मुख्य रूप से बात करेंगे। ठीक है, यानी युद्ध मुख्य रूप से बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए राणा सांगा कितने युद्ध लड़ते हैं, तो मेन युद्ध लड़ते हैं। तो पहला युद्ध लड़ते हैं खातौली का। ठीक है, राणा सांगा पहले खातौली का युद्ध लड़ते हैं, फिर बाड़ी का युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, फिर वो आगे जाकर किसका युद्ध लड़ते हैं, गागरोन का। ठीक है, फिर वो आगे जाके लड़ते हैं बयाना, फिर वो आगे जाके युद्ध लड़ते हैं खानवा। ठीक है, अगर राणा सांगा से क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है उसकी अगर यहाँ देखे ना, तो खातौली, बाड़ी, गागरोन, बयाना और खानवा। ठीक है, यानी इस प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल हमने राणा सांगा से पहले हमने देखिया कुंभा को। ठीक है, कल कुंभा की हमने कुछ बातें की है जिसमें आपको विजय स्तंभ का बताया बारे में बताया था और उनके बारे में बताया था, युद्ध के बारे में, किलों के बारे में बताया। ठीक है, हम बात करेंगे राणा सांगा। राणा सांगा को पहले हमने क्या दी थी, उपाधि। यही क्या है, उपाधि। ठीक है, या किस नाम से जाना जाता था, हिंदूपत के नाम से। ठीक है, राणा सांगा की बात करें तो खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध और बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये राणा सांगा के प्रमुख युद्ध है, प्रमुख युद्ध। ठीक है, अब बात करें खातौली का युद्ध। अब खातौली का युद्ध कब होता है और किन के बीच होता है। ठीक है, खातौली का युद्ध होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच, यानी खातौली प्लस बाड़ी का युद्ध किसके बीच होता है, सांगा सांगा और लोधी साहब के बीच। ठीक है, यानी सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच होता है खातौली का युद्ध। कब होता है, खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में। ठीक है, यानी खातौली का युद्ध होता है राणा सांगा और लोधी के बीच, जिसमें 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध होता है, जिसमें क्या पता आपको कि राणा सांगा यहाँ से जीत जाता है। ठीक है, आगे जाके गागरोन का युद्ध होता है और गागरोन का युद्ध भी कौन जीत जाता है, राणा सांगा जीत जाते हैं। ठीक है, यानी आपको डायरेक्शन याद रखनी है युद्धों की, खातौली, बाड़ी, गागरोन और बयाना और खानवा। ये गागरोन का इतना ज्यादा इंपोर्टेंट युद्ध नहीं है, बल्कि आपको क्या पढ़ना, बयाना और खानवा। यानी ये दो ऐसे युद्ध है जो किसके साथ होंगे, तो राणा सांगा और जो मुगले संतलन काल की जो भारतवर्ष में नहीं और राजस्थान से जो मुगले संतलन काल लड़ती है, तो उस समय आते हैं राणा सांगा से लड़ने बाबर। यानी बाबर ने दिल्ली पे राज कर लिया था और दिल्ली पे राज करने के बाद राणा बाबर ये सोचता है
कि मैं इस राजस्थान को क्या कर लूं, अपने कब्जे में कर लूं। ठीक है, यानी राजस्थान को जीतने के लिए ना राणा सांगा क्या करता है, बाबर से, राणा सांगा से कौन करता है, बाबर युद्ध करता है। और बाबर युद्ध करता है तो पहला युद्ध कौन करता है, बाबर पहला युद्ध कब करता है, तो आपको बता देना पहला युद्ध होता है बयाना का युद्ध। ठीक है, यानी बयाना का युद्ध कब होता है राणा सांगा के साथ बाबर का, यानी बयाना का युद्ध कब होता है राणा सांगा के साथ बाबर का, तो आपको डेट याद रखनी है, फरवरी 1527 में। यानी फरवरी 1527 में क्या होता है, राणा सांगा से युद्ध करता है बाबर, और बाबर फरवरी 1527 में बाबर राणा सांगा से युद्ध करता है, और यहाँ बयाना के युद्ध में कौन जीत जाता है, राणा सांगा। राणा सांगा क्या जीत जाता है, बयाना का युद्ध जीत जाता है। ठीक है, यानी बयाना का युद्ध होता है फरवरी 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें राणा सांगा की सेना क्या हो जाती है, यहाँ पे विजय हो जाती है। ठीक है, और कुछ ही दिन बाद यानी राणा सांगा के एक महीने, अगले महीने यानी फरवरी में बयाना युद्ध होता है, एक महीने के बाद खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, यानी खानवा का युद्ध होता है मार्च 1527। ठीक है, यानी ये युद्ध इंपोर्टेंट युद्ध इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मुगलिय सल्तनत काल की क्या है, यहाँ पे नींव रखी दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे ये युद्ध किसके बीच होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। ठीक है, यानी राणा सांगा और बाबर के बीच होता है, और ये युद्ध होते ही क्या हो जाता है, यहाँ पे बाबर की जीत हो जाती है, क्योंकि बाबर यहाँ से क्या कर लेता है, जीत लेता है, और राणा सांगा को क्या करा देता है, खानवा के युद्ध में हरा देता है। ठीक है, और बाबर यहाँ से क्या कर देता है, खानवा युद्ध जीतता है, और खानवा युद्ध जीतता कब है, मार्च 1527 ईस्वी में। यानी आपको डेट याद रखनी है, तो 17 मार्च 1527 में। ठीक है, यानी 17 मार्च 1527 में, एक महीने के बाद, यानी खानवा का युद्ध पहले, बयाना का युद्ध पहले होता है, कब होता है, फरवरी 1527 में। आगे जाके जस्ट एक महीने बाद अगले महीने में होता है बयाना का युद्ध, जिसमें खानवा का युद्ध होता है, सॉरी खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 में। उसमें क्या कर लेता है, बाबर यहाँ से विजय प्राप्त कर लेता है, और बाबर जैसे ही विजय प्राप्त करता है, बाबर ये कहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि एक तो दारू छोड़ दूंगा, यानी उस युद्ध के जीतने क्या करें, मैं जिहाद करूंगा। ठीक है, यानी मुसलमानों के दारू, ऐसे कुछ नियम लेकर बाबर यहाँ से युद्ध अपनी सेनाओं क्या कर लेता है, जीत लेता है। ठीक है, यानी खानवा का युद्ध जैसे यहाँ पे हारते हैं राणा सांगा खानवा के युद्ध हारते ही उनकी क्या हो जाती है, वो अगले जाकर किसी पहाड़ों में जाकर, और उनकी मृत्यु किसी ने जहर दे दिया, और राणा सांगा वहां क्या हो गए, खत्म हो गए थे। ठीक है, यानी राणा सांगा किसी युद्ध में नहीं मरे थे, बल्कि क्या उनको जहर देकर मारा गया था। ठीक है, अब ये बातें युद्ध की थी। ठीक है, अब मैं इन पे दे रखी है उसकी बात करता हूँ। राणा सांगा को विष देने के किस स्थान पे मृत्यु हुई थी। अब राणा सांगा को आपको पता है विष देकर मारा गया था, यानी राणा सांगा को क्या कर दिया था, विष देकर मारा गया था, यानी जहर देकर मारा गया था। अब उस जहर देकर देने वाले जो स्थान था, उसकी कौन कौन से स्थान है, हमारे 10th वाली बुक में क्या दे रखा है, तो बसवा दौसा है ना, यानी बसवा दौसा में क्या कर दिया गया, उनको जहर दिया गया था, और 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 30 जनवरी 1528 में क्या होती है, राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, और राणा सांगा की जैसी मृत्यु होती है तो उनकी छतरी कहाँ बनती है, राणा सांगा की छतरी कहाँ बनती है, तो आपको बता देना है मांडलगढ़। ठीक है, आपको बात को रिलेट करके पढ़ना होगा कि राणा सांगा के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यानी आपने ज्यादा तो बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब हम एमसीक्यू बेस के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, यानी एमसीक्यू बेस पर आधार पर करेंगे ना, तो उसके आधार पे हम कुछ मुख्य बातें वही देखेंगे। ठीक है, यानी मुख्य बातों में मैं बता दिया कि राणा सांगा की उपाधि क्या थी, तो आपको कर देना है हिंदू पथ। ठीक है, यानी हिंदू पथ कहा जाता था किसको, राणा सांगा को। ठीक है, आगे बात करें, आगे इसमें बात करें राणा सांगा के प्रमुख युद्ध कौन से हैं, तो खातौली का है और बाड़ी का है। ठीक है, यानी खातौली का युद्ध करते हैं राणा सांगा, और बाड़ी का युद्ध करते हैं, जिसमें किसके साथ करते हैं, दोनों इब्राहिम लोधी के साथ करते हैं, और राणा सांगा दोनों सेना से यहाँ पे विजय प्राप्त करते हैं, दोनों युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। ये 1527 में हुआ था, कौन सा, खातौली का युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट यही खातौली का युद्ध। और ये दोनों किसके साथ होते हैं, इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं यहाँ पे, और बाबर यहाँ से क्या राणा सॉरी इब्राहिम लोधी हार देते हैं, और राणा सांगा ऐसे जीत जाते हैं। ठीक है, आगे जाके गागरोन का युद्ध होता है, आगे क्रम वाइज पूछे ना तो इस प्रकार बता दें। ठीक है, आगे बात करें तो बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध दो मोस्ट युद्ध है। ठीक है, बयाना का युद्ध होता है फरवरी 1527 में, और खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 में। ठीक है, वो दोनों बाबर के साथ होते हैं, जिसमें बाबर की एक बार बयाना में क्या हो जाती है, हार हो जाती है किसे, राणा सांगा से, और खानवा में राणा सांगा की हार हो जाती है, और बाबर जीत जाता है। बाबर ने इस युद्ध में कौन सी पद्धति से युद्ध लड़ा था, तो तुलगम पद्धति ना, यानी तुलगम पद्धति एक पद्धति होती है, उससे क्या लड़ा था, यानी तुलगम पद्धति से युद्ध लड़ा था। ठीक है, यानी आपको याद रखना है कि बाबर की सेना किस प्रकार युद्ध से जीती थी, तो आपको क्या करके आना है कि तुलगम पद्धति युद्ध से
बाबर की सेना पर विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, और आगे जाकर मैं बात करूं तो आगे जाकर इसमें क्या है कि बाबर की सेना राणा सांगा यहाँ से हारती है, और राणा सांगा हारते ही पहाड़ियों में जाकर रहते हैं, तो उसको विश्वादोसा में क्या कर दिया था, विष दे दिया गया था, यानी विश्वादोसा में विष दे दिया गया था। और इस बुक में डेट लिखी हुई 30 जनवरी 1528 ईस्वी में, और राणा सांगा की छतरी काम नहीं है तो मांडवगढ़ में। यानी ये राणा सांगा के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी एग्जाम की दृष्टि से मैंने राणा सांगा को जितने तरीके से हो सकता है उतने तरीके से मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, अब राणा सांगा की इतनी बातें मोस्ट है, इंपोर्टेंट है, लगा लेना एक बार। जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं में आएगा ना, तो ये युद्धों के बारे में आप मान के चलना कि बहुत बढ़िया युद्धों के बारे में आएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, यानी अलग अगला तरीका पढ़ते हैं, अगला राजा पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्य मुख्य बातें करा रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं हर रहा हूँ कि जो RS मेन से हिसाब से चल रहे हैं हम, नहीं, बल्कि आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो तरीके के हिसाब से चल रहे हैं, और किस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना देकर प्रश्न पूछता है, उनके आधार पर चल रहे हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो यहाँ से जैसे राणा सांगा की मृत्यु होती है तो क्या मिलते हैं यहाँ पे, उसके बाद बनते कौन है, विक्रमादित्य राजा बनते हैं मेवाड़ के। विक्रमादित्य राजा बनते हैं, उनकी कोई खास बातें है नहीं, उन्होंने इसमें एक जोहर हुआ था, कर्मावती जहां से जोहर करती है उसके इसमें। ठीक है, यानी दूसरा जो जोहर हुआ था चित्तौड़ का, उसमें कर्मावती थी, वो विक्रमादित्य किसमें हुआ था। ठीक है, विक्रमादित्य के बाद नेक्स्ट राजा कौन बनते हैं, तो उदय सिंह बनते हैं। ठीक है, यानी विक्रमादित्य के नेक्स्ट बाद एक यहाँ पे क्या होता है, विक्रमादित्य के नेक्स्ट बाद उदय सिंह राजा बनते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करूं मैं तो इसमें अगली लाइन दे रखी है कि पन्ना ने अपने किस पुत्र के बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए थे। यानी उदय सिंह के प्राण बचाने वाले जो पन्ना ध्याई थी, वो किसके पुत्र, अपने पुत्र को जो बलिदान किया था, यानी पन्ना ध्याई के जो पुत्र थे उसको वहां पे सुलाकर, ठीक है, यानी बनवीर मारने आया था उसको वहां पर सुलाकर, किसके पुत्र, उस पुत्र का नाम पूछ रहा आपको, यानी पन्ना के जो पुत्र था जिसको अपने प्राण बचाए थे उदय सिंह के, यानी उदय सिंह को बनवीर मारना चाहता था, जो एक दासी का बेटा था, यानी दासी का बेटा था बनवीर, उसको क्या मारना चाहता था, किसको, जो आगे नेक्स्ट राजा बनने वाला था। ठीक है, यानी नेक्स्ट राजा उदय सिंह बनने वाले थे, उनको क्या करना चाहता था, बनवीर मारना चाहता था। और मारने की जो उसकी जो पन्ना ध्याई थी, यानी जो उनकी रक्षा करने वाली माता थी, जो गायमाए थी, उनकी बात करें तो उसने अपने बेटे चंदन को क्या कर गया था, उस चंदन को वहां सुलाकर उदय सिंह को क्या ले गई थी, बाहर ले गई थी। ठीक है, यानी चंदन वहां पे पन्ना ध्याई का बेटा चंदन को क्या कर दिया था, बनवीर सिंह मार दिया था। ठीक है, आगे बात करें उदय सिंह का राज्य अभिषेक किस सहयोग से हुआ था, यानी उदय सिंह को वापस क्या राजा बनाते हैं, किसके सहयोग से बनाते हैं, तो मालदेव के राजा बनते हैं। ठीक है, मारवाड़ के जो राजा मालदेव थे उनके सहयोग से बनते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगला लाइन की बात करते हैं, किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक संतान प्राप्ति का सत्ता प्रथा की थी, यानी पैतृक सत्ता प्रथा की थी। ठीक है, यानी बनवीर ने किस युद्ध को हराकर, उदय सिंह किस युद्ध को हराकर अपनी जो पैतृक वाली संतान, पैतृक सत्ता थी उसको प्राप्त किया, क्योंकि उदय सिंह ने, आपको पता है कि उदय सिंह बाहर चला गया था और वहां से हराकर, है ना, यानी बनवीर वहां पे क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। तो बनवीर को हराने के लिए कौन से युद्ध के, मालवी युद्ध का 1540 में होता है, उसमें हद किया था। ठीक है, अब बात करें तो उदय सिंह ने कब उदयपुर बसाकर अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी उदयपुर की स्थापना की बारे में बात करें ना, उदयपुर की स्थापना, उदयपुर की स्थापना कौन करता है, तो उदय सिंह करता है। ठीक है, यानी उदयपुर की स्थापना उदय सिंह करता है, तो कब करता है, तो 1559 में करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाया था, स्थापना के बाद क्या बनाती थी, राजधानी। ठीक है, अब बात करें तो उदयपुर की स्थापना कब होती है, तो 1559 में होती है। ठीक है, किसने की थी, तो उदय सिंह ने की थी। ठीक है, क्या बना ली थी, इसको राजधानी बना ली थी। ठीक है, जिस प्रकार उदय सिंह अब वापस कब्जा करता है चित्तौड़ पे या किसी और पे, चित्तौड़ पे कब्जा करता है और उदयपुर की क्या करता है, यहाँ पे स्थापना करता है 1559 में, और उदयपुर को क्या बना ली थी, अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, अगली लाइन पे बात करते हैं हम, अकबर ने जयमल की और फतेह की वीरता को मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां कहां पर लगवाई है, आगरा के किला में। ठीक है, यानी अकबर अकबर अगली लाइन क्या दे रखी है, अकबर ने जयमल और फतेह की मूर्ति को, यानी उनसे क्या वो आश्चर्य हो गया था। ठीक है, यानी उनकी मूर्तियां कहां पर लगवाई थी, तो आगरा के किले के आगे उनकी मूर्तियां लगाई गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं, उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था, उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को बनाया था, यानी उदय सिंह ने
वैसे है ना महाराणा प्रताप को राजा ना बनाकर किसको बनाया था, तो जगमाल को राजा बनाया था, ठीक है, यानी जगमाल को राजा बनाया था उदय सिंह ने। अब बात करें तो आगे हम बात करते हैं उदय सिंह के बाद कौन बनता है, यानी उदय सिंह राजा बनता है, ठीक है। उदय सिंह ने अपने उत्तराधिकारी बनाए गए थे जगमाल को, ठीक है। एक मैं यहाँ बात और कर लेता हूँ, यहाँ पे उड़ना राजकुमार का नाम नहीं है, यानी उड़ना राजकुमार का इसमें मेरी वन लाइनर में नहीं है। उड़ना राजकुमार की बात करें तो कौन थे, पृथ्वीराज, यानी पृथ्वीराज को क्या कहा जाता है, उड़ना राजकुमार कहा जाता है, जिसकी पत्नी नाम था तारा, और उसने क्या बनाया था, तारागढ़ का किला बनाया था, जो कहाँ पे है, अजमेर में, ठीक है। यानी ये उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज को कहा जाता है, ठीक है, यानी पृथ्वीराज को कहा जाता है। और उसने क्या करवाया, तो उसकी पत्नी कौन थी, तो तारा की, उसने तारागढ़ किला बनाया था, वो कहाँ बनाया, अजमेर में। आपको यह पता लगा तारागढ़ का किला कहाँ है, तो आपको अजमेर ऑप्शन में करना है, ठीक है। किसकी पत्नी थी, तो पृथ्वीराज की। उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज को, ठीक है। ये बातें थोड़ी अलग से रह गई थी, आपको नोट वेट कर लेनी है, ठीक है। यानी उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज को कहा जाता है। उसकी पत्नी कौन थी, तारा, उसने क्या बनाया था, तारागढ़ किला बनाया था, जो कहाँ पे है, अजमेर में। आप बात करें उदय सिंह, उदय सिंह ने क्या करा था, कि जगमाल को राजा बना दिया था, ठीक है। यानी जगमाल को राजा बनाने के कारण जो उसकी जो सेना थी, वो या उसके जो वहां के जो लोग थे, वो जगमाल से खुश नहीं हुए थे, और उनको क्या बना दिया, किसको बना दिया था, प्रताप को। यानी जो हमारे महाराणा प्रताप थे, वो किसके बेटे थे, उदय सिंह के बेटे थे, और उनको क्या बना दिया था, नेक्स्ट राजा, और जगमाल को क्या करा, हटा दिया था। यहाँ से जगमाल हटते ही जैसे कहा जाता है, अकबर के पास जाता है, और अकबर से सहायता लेता है, क्योंकि आपको जैसे ही पता है कि जो विरोधी का जो जो जिसको हटाया जाता है, वो अपनी क्या उस विरोधी के पास जाता है। हम बात करें यानी प्रताप का विरोधी कौन था, प्रताप का विरोधी प्रताप का विरोधी कौन था, अकबर था। और अकबर जैसे यहाँ पे जगमाल को क्या कर देता है, हटाया जाता है, वो अकबर के साथ शरण लेता है, और अकबर से आगे जो युद्धों की बात होती है उसकी बात करेंगे, ठीक है। यानी आप बात करें मेन तौर पर प्रताप की, यानी महाराणा प्रताप की हम बात करेंगे अब, ठीक है। यानी अगली बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध का, युद्ध किस स्थान पर हुआ था, यानी हल्दी घाटी का युद्ध किसके स्थान पर हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है वो बताता हूँ पहले तो मैं प्रताप में यही बात है हल्दी घाटी वाली। उससे पहले मैं और बात कर लूं कि प्रताप ने क्या भेजे थे, कुछ दूत भेजे थे, ठीक है। यानी प्रताप ने क्या भेजे थे, दूत भेजे थे, उनकी बात हमने की नहीं, ठीक है। यानी प्रताप ने पहले क्या थे, 4 दूतों को भेजा था, किनको, 4 दूतों को भेजा था, किसको, प्रताप ने, कि अकबर ने, सॉरी गलती होगी यहाँ पे, प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, ठीक है। यानी अकबर के द्वारा किसको भेजा गया था, अकबर के द्वारा किसको भेजा गया था, 4 दूतों को, कौन कौन से, यानी हम अकबर प्रताप पढ़ रहे हैं, ठीक है, महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप ने पहले अकबर युद्ध करने से पहले महाराणा प्रताप क्या भेजता है, 4 दूत भेजता है, कौन कौन सा, जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवत दास और टोडरमल, ठीक है। यानी जलाल खां कोरची को भेजता है कि अकबर प्रजा को समझा के आओ कि वो युद्ध नहीं करेगा, उनके साथ संधि कर लो, ठीक है। मान सिंह को भेजता है, और भगवत दास, ये दोनों क्या थे, जयपुर के कछुआ राजा थे, ठीक है। यानी जयपुर के कौन थे, कछुआ राजा थे, ठीक है। यानी जयपुर के दोनों कछुआ राजा थे। बाद में टोडरमल कौन था, यहाँ पे इनका वित्त मंत्री था, ठीक है। यानी इन चारों को भेजता है अकबर। अब मैं बता रहा हूँ कि अकबर ने 4 दूत भेजे थे महाराणा प्रताप समझाने के लिए, अकबर ने 4 दूत भेजे थे प्रताप जी को समझाने के लिए। यानी अकबर ने 4 दूत कौन से भेजे थे, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। तो आपको इनके सामने नाम लिखे हुए हैं, जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत टोडरमल, ठीक है। यानी एग्जाम यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछेगा आपको, आप मान के चलना, क्योंकि अकबर यहाँ से क्या टॉपिक मोस्ट, महाराणा प्रताप और अकबर का क्या है यहाँ पे टॉपिक मोस्ट चलता है, ठीक है। क्योंकि अगर राजस्थान जीके क्वेश्चन पूछेगा ना,
यानी ये 4 दूत किस लिए भेजे थे कि उनको क्या करते थे, समझाने के लिए, ये युद्ध नहीं संधि कर लो आप, ठीक है। यानी अकबर ने 4 दूत भेजे थे किसको, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। यानी अकबर ने 4 दूत भेजे थे किसको, महाराणा प्रताप को समझाने, उनके लिए पहला दूत कौन सा आया था, तो जलाल खां कोरची आता है, बाद में कौन आता है, तो मान सिंह आता है, बाद में कौन आता है, भगवंत दास आता है, बाद में कौन आता है, टोडरमल आता है, ठीक है। यानी अकबर ने 4 दूतों को भेजा था, जिसमें जलाल खां कोरची 1572 में आता है और दोनों 1573 में आते हैं, ठीक है। यानी आपको बातें इतनी याद रखनी है, जलाल खां कोरची, भगवंत दास, मान सिंह और भगवंत दास और टोडरमल, ठीक है। ये चारों थे मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इनके अगर दूतों की बात न मान के बाद अकबर ने क्या कर दिया था, सीधा युद्ध कर दिया था, किसके युद्ध कर दिया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। अब बात करेंगे इन चारों दूतों के अलावा, हम हल्दी घाटी का युद्ध होता है उनकी बात करेंगे, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, तो आपको याद रखने के लिए हल्दी घाटी की डेट, युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध यानी हल्दी घाटी युद्ध कब होता है उसके बारे में बताना है, प्लस कहां पर होता है उनके बारे में बताता है, कौन कौन सेनापति थे उन सभी की बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, ठीक है। यानी हम बात करें थे हल्दी घाटी युद्ध की, ठीक है। यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, तो 18 जून 1576 में, ठीक है। यानी अकबर की हमने बात कर ली, अकबर के हम 4 दूतों की बात कर ली, कौन कौन से कब कब भेजे थे, मैं आपको फिर बता देता हूँ। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे, कब भेजे थे, तो हम बात करें 4 दूतों को भेजे थे, जलाल खां कोरची जो 1572 में आया था, फिर आते हैं मान सिंह जो 1573 में आते हैं, फिर आता है भगवंत दास जी जो 1573 में आते हैं, फिर आता है चौथा टोडरमल जो 1573 में आते हैं। यानी अकबर ने इन चारों दूतों को क्या भेजा था, महाराणा प्रताप जी को समझाने के लिए भेजा था, ठीक है। यानी अब बात करेंगे हम हल्दी घाटी युद्ध के, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध होता है 18 जून 1537, ये डेट अलग अलग तरीके से मिलती है, आप अपने अलग तरीके अलग गाइड से देख लेना, ठीक है। यानी इस युद्ध में कौन कौन सी सेना थी, तो एक तरफ थे प्रताप वाली, एक सेना थी अकबर वाली, ठीक है। अब इसकी बात करें, इसका निर्णायक निर्णायक मुकाबला या निर्णायक युद्ध के बारे में नहीं कहते हैं, क्योंकि इसको क्या कहा था कि अलग अलग तरीकों से बात गई थी, क्योंकि यहाँ पे बुदायूनी भी ये कहता है कि हम इस गर्मी से इतनी तरह झुलस गए थे कि हमें वापिस जाना पड़ा था, ठीक है। यानी इसमें कोई निर्णायक मुकाबला नहीं था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर की पहाड़ियों पर लड़ा गया था, यानी खमनौर की पहाड़ियों पर, यानी खमनौर की पहाड़ियों पर, पहाड़ियों के पास था ये स्थान, ठीक है। खमनौर वही खमनौर जहां से क्या निकलती है, बनास नदी निकलती है, ठीक है। यानी बनास नदी जहां से निकलती है वहां कौन सी थी, खमनौर की पहाड़ियां थी, उनके पास कौन सा स्थान था, हल्दी घाटी का स्थान था, ठीक है। आगे इसमें बात दे रखी है कि प्रताप सेनापति का हराउल का नेतृत्व किसने किया था। अब बात करें तो आपको पता होना चाहिए प्रताप की सेना 2 भागों में बंटी थी, हराउल, हराउल का किसने नेतृत्व किया था, हराउल का नेतृत्व किया था हकीम कासूरी ने, हकीम खां सूरी ने, ठीक है। यानी इनकी सेना 2 भागों में बटी थी, राहुल और चंद्रावल। राहुल में किसने किया था, हकीम का सूरी ने किया था। और इनकी भी कौन सी सेना थी, 2 भागों में बटी हुई थी, राहुल और चंद्रावल में। उनकी बात करें तो इनसे उनकी से कौन लड़ने आया था, तो जगन्नाथ कछुआ साहब, ठीक है। यानी जगन्नाथ कछुआ था, कौन था, जगन्नाथ कछुआ साहब इनके सेना से सेनापति थे, और इनकी सेनापति से राहुल वाले हकीम का सूरी, ठीक है। एक बात यहाँ पर और नोटिस कर लो कि अगर जैसे प्रताप को क्या घाव लगते हैं, और प्रताप की जगह जो उनके जो सेनापति जो निर्णायक जो उनका जो होता है उसकी जगह कौन लड़ने आते हैं, तो आपको याद रखना है जाला बिद्दा, यानी जाला बिद्दा साहब यहाँ पे क्या करने आते हैं, उनकी जगह जैसे अकबर को बाहर निकाला जाता है, यानी युद्ध से वो अकबर थोड़ा घायल होते हैं तो बाहर निकलते हैं, और उनकी जगह कौन आता है, जाला बिद्दा, ठीक है। और 18 जून 1570 में हल्दी घाटी युद्ध होता है, राहुल की तरफ से हकीम का सूरी प्रताप की सेना से, और अकबर की सेना से जगन्नाथ कछुआ, ठीक है। आगे बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने के नाम किस नाम से संबोधित किया है, तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया है, तो अबुल फजल कहता है खमनौर का युद्ध होता है। और बात करें गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, तो बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। आगे हम बात करें तो हल्दी घाटी का नामकरण चढ़ी हुई नवनीत पुरुष व्यस्त लड़ने के कारण पठा किस खनन की है, तो महेंद्र भगवंत की, ठीक है। आगे की बात करें किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है।
यानी हल्दी घाटी की मुख्य बात यही है कि दो दो तीन वैज्ञानिकों ने क्या कहा था, कमनौर का किसने कहा था, तो अबुल फजल ने, अबुल फजल। किस युद्ध को क्या कहते हैं, तो कमनौर, ठीक है, कमनौर का युद्ध कहते हैं। अब बात करें बदायूनी की, यानी बदायूनी क्या कहते हैं इस युद्ध को, तो बदायूनी इस युद्ध को कहते हैं गोगुंदा का युद्ध, ठीक है, यानी गोगुंदा का युद्ध कौन कहते हैं, बदायूनी। अबुल फजल ने कमनौर का, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध, ठीक है, यानी यह बातें क्या थी। और जेम्स टोड भी इस युद्ध को कहते हैं एक नाम, जेम्स टोड इसको क्या कहते हैं, उसको दिवेर को तो क्या कहते हैं, थर्मापोली मेवा, थर्मापोली कहते हैं इसको, मैराथन कहते हैं उसको, ठीक है। ये बातें मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में आपको बताती है। 18 जून 1573 में युद्ध होता है। और आगे बात करें तो जहाँ पे खमनौर की पहाड़ियों के पास ये हल्दी घाटी स्थान पड़ता है, जहाँ से बनास नदी निकलती है। और उसके क्षेत्र राहुल के कौन थे, भीम का सूरी था प्रताप की सेना से, यहाँ पे जगन्नाथ कछुआ साहब थे। और ठीक है, अब बात करें तो इनकी जो जीत का निर्णायक मुकाबला, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कोई निर्णय नहीं निकला था। अबुल फजल ने यहाँ पे क्या कहा था, खमनौर का युद्ध कहा था। बदायूं यहाँ पे गोगुंदा का युद्ध बोलते हैं इसको, ठीक है। और जेम्स टोड क्या कहते हैं इसको, थर्मोपोली कहते हैं, ठीक है। यानी ये हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बात थी। अब बात करें हम जो दूसरी घटना हुई थी दिवेर की युद्ध की। दिवेर की युद्ध की जो घटना होती है वो 1582 ईस्वी में होती है। और 1582 ईस्वी में दिवेर की घटना होती है। और उसको क्या कहते हैं, जहां से क्या था, सुल्तान खान आया था दिवेर के युद्ध में, ठीक है। यानी दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान आता है 1582 ईस्वी में। और जिसको जेम्स टोड ने क्या कहा था, तो ये तो मैराथन था, ठीक है। यानी जिस जेम्स टोड ने इसको क्या कहा था, मैराथन का ही कहा था, ठीक है। यानी जेम्स टोड ने मैराथन का युद्ध किसे कहा है, तो जेम्स टोड ने मैराथन का युद्ध कहा है दिवेर के युद्ध को, ठीक है। यानी दिवेर का युद्ध यहाँ से किसके साथ होता है, दिवेर का युद्ध होता है अकबर की सेना और वहां से सुल्तान खान, जो कि कौन था, अकबर का भाई कहते हैं उनको, ठीक है। यानी अकबर का भाई के साथ सुल्तान खान का युद्ध होता है 1582 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ से कौन थे, यानी सुल्तान खान वो क्या हो जाती है यहाँ पे, सुल्तान खान क्या कर जाता है यहाँ पे दिवेर के युद्ध में मारा जाता है। और मारने से उनके क्या हो जाते हैं, भाला आर पार हो जाता है, वही सुल्तान खान था, ठीक है। यानी किसको भाला आर पार किया था, अमर सिंह ने यहाँ पे क्या कर दिया था, उनको मार दिया था, ठीक है। यानी अंदर उनके क्या कर दिया था, भाला घुसा दिया था। और जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है, जेम्स टोड ने इसे क्या कहता है, मैराथन किसने कहा है, जेम्स टोड ने। कौन सी युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, उसको क्या कहा है, थर्मोपोली। बल्कि अबुल फजल ने क्या कहा है, खमनौर का युद्ध। बदायूं ने क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध। किस युद्ध को, हल्दी घाटी युद्ध को, ठीक है। यानी दिवेर का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट, हल्दी घाटी युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ से बाद में क्या हो जाती है, कि यहाँ से बाद में क्या हो कि महाराणा प्रताप जी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, देहांत हो जाते हैं। और उनकी छतरी काम नहीं है, महाराणा प्रताप जी की छतरी काम नहीं है, तो आपको बता दें बारडोली में, ठीक है। यानी बारडोली में क्या बनी है, उनकी छतरी बनी है। यानी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बातें है ना, वो मैं आपको बता दी है, ठीक है। यानी आपको बार बार हल्दी घाटी, आपको आज दो राजा बताए मैंने, एक तो छांगा प्लस एक प्रताप। इन दोनों राजाओं को और दोनों को आप अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि इनके आर पार क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आपको यह युद्धों के बारे में याद रखना है, प्लस आपको मैंने वो बता दिए उनके बारे में याद रखना है, कि जो आपके जो भेजे हुए प्रस्ताव थे ना, उनके बारे में बता दिए, ठीक है। तो आपको इनको बार बार देखना है, बार बार समझना है। और इनसे ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है। इसको बार बार पढ़ने के लिए तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से देखना है और अच्छी तरीके से वन लाइन करा रहा हूँ, क्योंकि हमने आज प्रताप तक कंप्लीट किया, कल हम स्टार्ट करेंगे अमर सिंह तक, ठीक है। यानी अमर सिंह को वहां पे प्रताप के पास हमने, प्रताप जी के हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। यानी हमने महाराणा प्रताप के बारे में जितनी बातें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है उनकी सभी बातें बात कर लिए। कल हम स्टार्ट करने वाले अमर सिंह को, ठीक है। तो आपको आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।